अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं नॉवल पढ़ने जा रही हूँ उस नॉवल की मुझे रिक्वेस्ट की थी मीरा भट्ट ने। और ये मैं पहले ही बता दूँ, नॉवल बहुत लॉन्ग नॉवल है। अब कितना वक्त लगेगा नहीं पता, लेकिन नॉवल अच्छी ही लॉन्ग है। फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी जल्द से जल्द एंड करने की। ठीक है, बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए बस। अब करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है रूह यारम बाय अरीज शाह। एपिसोड 1। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रास अल खीमा का है। इस शहर को रास अल खीमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खीमों से मशाबत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पे मौजूद हैं। और वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल इसके लेफ्ट हैंड शार्फ का था, जो वो बचपन से इसके साथ था, इसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। इसका वफादार साथी, इस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को इससे कोई मोहब्बत ना थी, इसके साथ कोई दिल लगी वाबस्तगी ना थी, मगर वो इसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रासुल खीमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतना ही रोशनियों से भरा होता। और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने के आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनाहगार को इसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसीलिए वो जो भी करता खुलेआम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने उस शहर में डॉन नामी कई कीड़े मकोड़ों को मसल डाला। दुबई का बच्चा बच्चा डॉन द डेविल को जानता था, क्योंकि कोई भी इसकी शक्ल से वाकिफ ना था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता कि साथ खड़े खसर को भी पता नहीं चलता। शार्फ है गुनाह नहीं था, इसने भी कई गुनाह किए थे। शारिफ नाम है एक्चुअली। लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम अभी इसे दिया जा रहा था वो इसने नहीं किया था। वो डॉन को ये मंजूर ना था कि इसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। इसे जिन लोगों से मतलब ना होता इनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मुल्क ने इसे सामने से ललकारा था। इसकी लाइफ हैंड शारिफ पर इल्ज़ाम लगाकर इसे जेल के अंदर करवा दिया था, और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मुल्क जो कि फ़ोन पर इसे धमकियां दे चुका था कि वो इस शारिफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, इस वक्त इससे छुपकर इन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। इसने वासिक मुल्क को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मुल्क ना माना। इसी की वजह से आज शारिफ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था। इसे जेल में किसी चीज़ की कमी ना थी। एसी, टीवी, बेड और डॉन का खास बंदा था। इसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इसका बाहर होना ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ आदमी एक आदमी को ज़मीन पर बिठाए उसको सर पर बंदूक ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया और इसके चेहरे पर कोई तासिर ना थे। वासिक मुल्क ने ज़रा सी निगाह उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पोनी में बंद होने की वजह भी माथे को कवर किए हुए थे। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, ज़रा ज़रा सी मूछ। वो जब बात करता इसके गाल पर एक डिम्पल नुमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता नहीं था। इसीलिए आज तक जिसने भी इसके गाल का डिम्पल देखा था इससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी कयामत ढाता होगा। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। वो इसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला, अब वासिक मुल्क को
डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाजा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप कर बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने इसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। इसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तो तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के लिए बेगुनाह होने का, मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा, सोफे पर बैठता हुआ बोला, अब तक वासिक मुल्क को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका है होगा। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप कर बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। इसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तो तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का, मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब इसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर इसे वापस बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने, मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज पसंद आया। इसके लहजे में वासिक मुल्क अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शारिफ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैंने जब चाहूँ उसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे इसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी इसकी आंखों के सामने बचाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ वासिक मुल्क? मैं तुम्हें शारिफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियां जो बाहिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन इनकी फाहश वीडियो आज भी तुम्हारे पास मौजूद है। मैं यहाँ शारिफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए आया हूँ। इस वीडियो का और जर्नल ओरिजिनल प्रिंट मेरे सामने रिमूव करो और बाकी की खुद कराओ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वीडियो तो साइट पर रिलीज हो चुकी है, अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने इसके सर पर बंदूक तानते हुए इसकी बात काटी। नहीं रुको, मैं कुछ करवाता हूँ, मुझे मत मारना। वो फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट डॉन का लहजा सपाक था और फिर सामने खड़ा शख्स से अपने करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वो कपकपाते हाथों से कभी एक तरफ फ़ोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि इसके आदमी इसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था इसके सारे आदमियों को रिकॉर्डर बहुत साफ था। वो नहीं चाहता था कि शारिफ के खिलाफ भी ऐसा कोई झूठ सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर इन लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फहाश जगह से दूर कर दी गई। वो लड़कियों जो शादी के बाद अपने खामिंद के साथ हनीमून के लिए आई हुई थी। वासिक मुल्क ने होटल के रूम्स में कैमरा लगाकर इनकी वीडियोस बनाई, जिन्हें के बाद साइट पर रिलीज करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल शायद ये भी नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन डेविल जानता था। वो जानता था कि इनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेविल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव कर दिया है। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो गुस्से से चिल्लाया। इन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इसकी बात सुनकर डेविल ने एक निगाह अपने दाएं तरफ खड़े खसर पर डाली, जो कहता था कि इसका मुल्क बहुत पाक साफ है, बहुत नेक है, इसके मुल्क में कोई फाहश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा था। खसर इसने निगाह नहीं मिलाया पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से मैं निकलवा लूंगा। इसे 1 हफ्ते बाद सिद्दीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है, मैं इसे कह दूंगा, वो ले आएगी। खसर ने हल पेश किया तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब इसका यहाँ कोई काम ना था। फिर पीछे मुड़ा और वापस इसके सामने आ रुका। जानते हो वासिक, लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों के तुमने वो वीडियो बनाई, वो अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी। ज़रा सोचो, अगर वो वीडियो इन लड़कियों तक पहुंच जाती तो क्या कभी ज़िंदगी में खुद से नज़र मिलाने के काबिल रहती? चोरी करो, डाका डालो, कत्ल करो, लेकिन डेविल जना नहीं करने देता। तुम एक अच्छे आदमी थे। वो रुका, मगर थे। वासिक मुल्क को बात समझने का मौका देने से पहले ही गोली चली। सामने खड़ा वजूद बेजान हो गया। वो सुबह 7 बजे की उठी हुई थी। रोज़ की बानिस्बत आज काम ज़्यादा था।
कि उसे असर पड़ने का वक्त भी ना मिला। सुबह से सांस लेने की भी फुर्सत ना थी। आज घर में 9 किस्म के खाने बनाए गए थे। आखिर रानिया अपी का रिश्ता जो आ रहा था, वो अंदर तैयार हो रही थी अपनी 2 बहनों तानिया मारिया के साथ। इसके हाथ में लिज्जत थी। वो सुबह से ही किचन में घुसी थी, सब काम कर चुकी थी। इसे 3 बजे से पहले ही घर से निकलना था, क्योंकि अम्मी का हुक्म था कि जब तक ये रिश्ते वाली यहाँ से चले ना जाए तब तक अपनी शक्ल किसी को ना दिखाए। इनको घर इतना छोटा सा था कि कोई भी छुप कर ना बैठ सकता। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में जहाँ इनकी बेटियां रानिया, तानिया और मारिया रहती थी, दूसरा कमरा जहाँ अम्मी रहा करती थी, और तीसरा किचन। ये इतना छोटा सा घर था कि बाहर खड़े शख्स को पूरा पूरा कमरा नजर आता। इसीलिए अम्मी का हुक्म था कि जैसे ही खाना बन जाए और सारा काम खत्म हो जाए, वो जल्दी से यहाँ से उठकर फातिमा बी के घर चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सौतेली बेटी एक बार फिर से इसकी बेटियों का काम खराब कर दे। वो सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी, और आज इत्तेफाक ऐसा था कि अम्मी ने सुबह से ही इसे एक भी थप्पड़ ना मारा था। इसे सिर्फ फातिमा बीबी के घर जाने की इजाज़त थी, जहाँ दोपहर में वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, जिसकी फातिमा बीबी इसकी अम्मी को तनख्वाह देती थी। इसके अलावा मोहल्ले के बच्चों की वालिदैन भी इसे कुछ ना कुछ देते रहते। अगर इसे रूह के वजूद से कोई फ़ायदा ना होता तो तज़ीम इसे कब का इस घर से निकाल चुकी होती। आखिर इनके शौहर के धोखे से तो ये औलाद थी। उनके शौहर ने 2 शादियां की थी। पहली शादी तज़ीम से, जिनमें से इनकी 3 बेटियां थी। बेटा ना होने की सूरत में उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन तज़ीम से छुपकर। जब तज़ीम को ये बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। बेटा तो इन्हें दूसरी बीवी से भी ना हुआ, बस एक अनचाहा वजूद रूह दुनिया में आ गई। वो मासूमा से लड़की, हर किसी से प्यार करने वाली, लेकिन यहाँ इसे कोई प्यार नहीं करता था सिवाय फातिमा बीबी के। वो मासूम लड़की अपना बचपन खो चुकी थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। गवर्नमेंट स्कूल में से इसने मैट्रिक कर लिया, लेकिन इसके आगे अपना तालीमी सिलसिला जारी ना रख सकी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ भी ना कर पाई। इसके हिस्से में मोहब्बतें ना थी। अगर कुछ था तो 3 बहनों या अम्मी के थप्पड़ वो दिन में दर्जनों के हिसाब से इसके मुंह पर अपने नक्श बनाते। वह एहसास कमतरी का शिकार लड़की अपने आप से भी बहुत मोहब्बत नहीं करती थी। इसे फातिमा बीबी के घर में जाने की इजाज़त भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो इसकी अम्मी को महीने के 5,000 रुपये देती थी। फातिमा बीबी जानती थी कि इस घर में क्या होता है। रूह बचपन से इनके पास आती थी कि इन्हें वो प्यारी सी लड़की बहुत अजीज थी। इसकी माँ का नाम नूर था। वो इसके बाप को इससे मोहब्बत ना थी। इसकी माँ ने इसका नाम रूह नूर रखा था, यानी कि वो अपनी माँ की रूह थी। इसे इसकी बचपन की यादें छीन ली गई। वो सिर्फ चंद दिनों की थी जब इसकी माँ इस दुनिया को ठोकरों में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाप को इससे कोई मतलब ना था। वो तो बस इसे उठा के इसकी सौतेली माँ के पास ले आया था। सौतेली औलाद से भी बिला कोई मोहब्बत करता था। इसके बाप ने भी कभी इसे प्यार से ना देखा, और 7 साल की उम्र में ही वो यतीम हो गई। इसकी सौतेली माँ को जो जरा सा अपने शौहर का डर था कि इसके सामने रूह को कुछ ना कहती, वो खत्म हो गया। 7 साल की उम्र में ही इससे इसका बचपन छीन लिया गया। तज़ीम ने साफ लफ्जों में कहा कि फ्री की रोटी नहीं मिलेगी, काम करना होगा। 7 साल का बच्चा जो अपने कपड़े भी खुद नहीं बदल सकता, रूह ने अपने छोटे छोटे हाथों में झाड़ू उठा लिया। इसे साथ बैठकर खाने की इजाज़त ना थी। जो बचता है वही खाने को मिलता। वो रोती ना थी। इसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। इसे आवाज़ निकालने की भी इजाज़त ना थी। वो भी इंसान थी। इसे भी गुस्सा आता था, लेकिन इसे जब गुस्सा आता है वो अपने आप पर निकालती थी। अम्मी के छोटे से कमरे में बस एक ही बेड था। इसे ज़मीन पर सोने की जगह मसीर थी। इसे ये पता न था कि ये चटाई कब से इसके पास है, लेकिन वो जब भी सो रही थी इसे यही फटी पुरानी चटाई दी गई थी। मैट्रिक तक स्कूल जाती रही, जो इसके मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल था। ये भी फातिमा बीबी की ही मेहरबानी थी, जो इसकी अम्मी की मन्नतें करके स्कूल में दाखिला करवा दिया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फातिमा बीबी का कहना था अगर वो ऐसी पढ़ती रही तो कुछ बन सकती हैं। 15 साल की उम्र में जब इसने मैट्रिक पास किया तो अम्मी ने कह दिया कि अब घर के काम काज सीखेगी। वो क्या सीखती, इसे सब कुछ आता था। बचपन से ही वो सब कुछ कर लेती थी, मगर इसे किसी के सामने बोलने की इजाज़त ना थी। गलती से इनके घर में कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आता तो यही सोचता कि शायद ये बच्ची गूंगी है।
इसकी सबसे छोटी बहन मारिया भी इससे 6 साल बड़ी हुई थी और तीनों अभी कंवारी थी। इससे पहले रानिया के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन जब उन्होंने रूह को सामने देखा तो कह दिया हमें इससे शादी करवानी है, अगर आपको मंजूर हो तो। जिसके बाद रूह बेचारी के जिस्म पर ना जाने कितने जख्म थे। अम्मी बात बात पर उसे मारने लगती थी, कहती जो इनके सामने आई इसीलिए मेरी बच्ची का रिश्ता टूट गया। वो रोती तड़पती, लेकिन कौन सुनता इसकी। वो सारी रोती और वो बस हिस औरत, इससे जैसे लोगों माँ कहते थे, वो बेखबर सोती रहती। वो जानती थी कि इस दुनिया में इसका कोई नहीं है और फातिमा बीबी तो सिर्फ पड़ोसन है। वो बस इसके नाम पर 5,000 रुपया इसकी माँ की हथेली पर रख देती थी। इसे 1 घंटा घर से बाहर रहने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ फातिमा बीबी के घर, और कहीं जाने की ख्वाहिश भी ना थी। वो सिर्फ फातिमा बीबी से अपने दुख बांटती। इसके जख्म देखकर वो रहम दिल औरत अक्सर रो पड़ती और कहती वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ज़िंदगी में एक शहजादा आएगा और तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा, तुम्हें खुशियाँ देगा, मोहब्बत देगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। इनकी बात सुनकर वो हंस देती। शहजादे शहजादियों की ज़िंदगी में आते हैं फातिमा बीबी, मेरी ज़िंदगी में कोई शहजादा नहीं आएगा। अगर ऐसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी। मेहमानों को गए हुए अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए थे, लेकिन इनकी शक्लें ही बता गई थी रानिया इन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अम्मी, मुझे नहीं लगता ये लोग रिश्ता करेंगे। देखो कैसे अजीब से सवाल पूछ रहे थे हमारी रानी से। मारिया ने बात शुरू की। टेबल पर खाने पीने की चीज़ें बिखरी हुई थी। अच्छी खासी महंगी तरीन दावत की गई थी। तानिया को तो खर्चे का सोच सोच कर ही हौल उठ रहे थे। अरे परेशान मत हो, मुझे तो लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। अब मेरी रानी है इतनी खूबसूरत। अम्मी ने रानिया का मेकअप से लदा चेहरा देखते हुए कहा, जबकि लड़के की बहन ने बड़ी महारत से पूछा था, अरे रानिया अब जी, पार्टी मेकअप करते हुए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, आपने ये इतना सारा खाना कैसे बनाया? जिस पर अम्मी ने कहा कि इनकी बेटी हर फन मौला है। वैसे अम्मी, एक बात आपने नोट की, इन लोगों ने सिर्फ खाने की ही तारीफ की, वो भी इस मनोज के हाथ के बने हुए खाने की। तानिया ने सारी तवज्जो रूह की तरफ दिलवाई। हाँ अम्मी, बुलाइए इसे, ये सारा सामान उठाए यहाँ से, मुझे तो इस रिश्ते से कुछ अच्छी उम्मीद ही नहीं है, मारिया ने उठते हुए कहा और घर की दीवार पर जाके खड़ी हुई। फातिमा बीबी, रूह को घर भेजिए, लहजे में दुनिया भर की इज्जत और मोहब्बत समो कर कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वो रूह की सौतेली नहीं बल्कि सगी बहनें थी। ये बात अलग थी कि फातिमा बीबी सब कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। इसीलिए तो मारिया की आवाज़ सुनते ही रूह ने कांपती आवाज़ से कहा, आप ही, मैं बस अभी आई। वो दौड़ते हुए दरवाजे से निकलकर अपने घर की तरफ, दरवाजे की तरफ अंदर आ गई मनूस, उठाओ ये सब। रानिया ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए कहा। इससे कहा तो वो तेजी से आगे बढ़ी और सामान उठाने लगी, जबकि वो चारों टांग पर टांग रखे वही बाहर सहन में कुर्सियों पर बैठी थी। जब दरवाज़ा बजा और एक खूबसूरत सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ, रानिया फौरन अलर्ट हो गई, जबकि मारिया और तानिया भी खड़ी होकर उसे देखने लगी। सबसे पहले अम्मी संभली। अरे वाहिद बेटा, कुछ भूल गए थे क्या? आओ ना, अम्मी ने खुशामदी अंदाज में कहा। आंटी, दरअसल मेरा मोबाइल वहाँ टेबल पर रह गया है। वाहिद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेज से अपना फ़ोन उठाने लगा। तभी रूह किचन से निकली और टेबल की तरफ आई। वो सामने खड़े लड़के को देखे बगैर ही टेबल से सामान उठाने लगी, लेकिन इसका सारा ध्यान रूह पर देखकर रानिया की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। इसे क्या मसला था? वाहिद के सामने बाहर आने की जरूरत क्या थी? ये हमारे घर में काम करती है। अम्मी ने वाहिद का ध्यान रूह की तरफ देखते हुए रूह को हाथ से खींचकर पीछे किया, सख्त नज़रों से उसे अंदर जाने का इशारा किया। रूह फौरन ही किचन में जाकर छुप गई। आंटी, आपके घर में कोई नौकर काम करता है? इसका जिक्र आपने पहले नहीं किया। वाहिद का ध्यान अभी भी किचन के दरवाजे की तरफ है, जहाँ रूह अभी गायब हुई थी। हाँ बेटा, वो दरअसल इस मोहल्ले में ही आती है, थोड़ा बहुत काम करती है, तो मेरी रानिया उसे कुछ ना कुछ दे देती है। उन्होंने उसका ध्यान एक बार फिर से रानिया की तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ल की बेजारी ही बता रही थी कि उसे रानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस मोहल्ले में घर है इसका? कहाँ? वाहिद ने जैसे इनकी अगली बात सुनी ही ना थी, जबकि अंदर बैठी रूह को एक बार फिर से अपनी शामत आती हुई नजर आ रही थी। और फिर वैसा ही हुआ। तकरीबन कुछ ही देर बाद बाहर सबसे पहले रानिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई। मैंने कहा था ना अम्मी, ये लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। देखा देखा आपने कैसे वो इसकी तरफ देख रहा था और इसके बारे में पूछ रहा था, और
इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये लड़की कभी मेरा घर बसने नहीं देगी, मैं इसे जान से मार दूंगी। जानबूझकर ये वाहिद के सामने आई है। वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और रूह के बालों से पकड़कर घसीटकर बाहर लाने लगी, जबकि ऐसा करने से तानिया और मारिया की आंखें चमक उठी। इन्हें भी तो हाथ साफ करने का मौका ही मिल गया था। इन्हें तो सुबह से एक बार भी हाथ उठाने का मौका ना मिला था। दीवार से दीवार जुड़ी होने की वजह से इसे इसकी चिल्लाने की इजाज़त ना थी। ना जाने कितनी देर खामोशी से इन चारों की मार खाते नहीं। कभी कभी दिल चाहता कि वो भाग जाए इस दुनिया से या खुदकुशी करके मर ही जाए। वो अक्सर अल्लाह से पूछती, अगर इसके माँ बाप मार डाले तो इसे जिंदा क्यों जिंदा रखा। मोहब्बत के काबिल लड़की तो हरगिज न थी। अगर मोहब्बत के काबिल होती तो कोई तो इससे मोहब्बत करता, कोई तो होता जो इसके जख्मों पर मरहम लगाता। वो एक अनचाहा वजूद थी। इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी जिल्लत के बावजूद उठकर रात का खाना बनाया। खुद खाने की हिम्मत ना थी। ईशा की नमाज अदा करके चटाई पर लेट गई। अगले दिन दोपहर 11 के करीब वो लोग वापस आए। इन्हें इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद ना थी और ना ही रानी कल की तरह आज तैयार थी, बल्कि वो तो अभी अभी उठी थी। अम्मी ने खुशामदी अंदाज में इन्हें बुलाया, लेकिन अगली बात पर इनका चेहरा फक हो गया। वो लड़की जो आपके घर में काम करती है, जरा बताइए इसका घर कहाँ है। वो दरअसल वाहिद ने जब से उसे देखा है हमें एक पल को भी चैन नहीं लेने दिया। किचन में खड़ी रूह की रूह एक बार फिर से कांप गई। तो कल के जख्म भरे भी हरे थे। जबकि कुछ ही देर में बाहर अम्मी की आवाज़ें आने लगी। वो तमाम मुरवत भूली इन्हें सुनाने में मसरूफ थी। अम्मी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा, अगर इसे रानियां पसंद नहीं है तो रूह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस घर की लड़की है। इसकी मनूस ने दो डोरे डाले होंगे इस पर, तो मैं इसे दफा रफा करूंगी इस घर से। अम्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जबकि इन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि इस घर में आकर उन्होंने इस बच्ची की जान मुश्किल में डाल दी है। इस औरत ने एक नज़र किचन की खिड़की से झांकती मासूम सी इस लड़की पर डाली जो अपनी शामत का इंतजार कर रही थी, और वो चली गई। अम्मी ऊंची ऊंची आवाज में रूह को पुकार रही थी। वो सुस्त कदमों से चलती बाहर निकली। जामी हाथ में पाइप उठाए इसे अब पास आने का इशारा कर रही थी। सर, वो फाइल मेरे हाथ लग चुकी है जिस पर इन सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनके पास वो वीडियो थी। इसके अलावा मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है और मैंने ही कुछ दिनों में ही दुबई पहुंच जाऊंगा। डॉन के साथ काम करना तो मेरा ख्वाब है। डॉन के साथ काम करके ही मैं अपने बाबा का बदला लूंगी। मुझे पता है कि वो बाबा का बदला लेने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मासूमा ने इन्फॉर्मेशन देते हुए कॉल बंद कर दी। खसर ने यह बात आकर डॉन को बताई। डॉन पहले ही अपनी टीम में एक लड़की को रख कर पछता रहा था। अब दूसरी लड़की को अपने साथ रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए इसने खसर को कहा कि जितनी जल्दी हो सके लड़की के सामने इसके बाप के कातिल को ख़त्म किया जाए, ताकि वो लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जबकि किसी और लड़की का ना सुनकर डॉन के करीब सोफे पर बैठी स्टाइलिश लैला के लब मुस्कुरा उठे। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, इसने कदरे हल्की आवाज़ में खसर से कहा, क्योंकि डॉन के सामने इस तरह की कोई बात करना अलाउड नहीं था। कुछ देर बाद लैला भी चली गई। तुम लैला के बारे में क्या सोचते हो? खसर ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा। लैला के बारे में क्या सोचता हूँ? वो एक लड़की है, मेरी टीम में काम करती है। अगर अच्छी वर्कर ना होती तो शायद मैं इसे अपने साथ ही न रखता। लैला एक बहुत अच्छी हैकर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। लैला तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। खसर ने इसका ध्यान लैला पर जाने की नाकाम सी कोशिश की तो डॉन ने चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम शादी कर लो, घर बसाओ, वो तुम्हारा काम भी समझती है। लैला के साथ अच्छी गुजरेगी। खसर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बचपन का साथ हमारा है। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसीलिए किसी दिन टाइम निकाल कर, ज़्यादा नहीं बस आधा घंटा, तुम खुदकुशी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वह सफाक अंदाज में बोला। वो मोहब्बत करती है तुमसे, सिर्फ इसलिए तुम्हारे लिए वो यहाँ पर है। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो तुम्हारे साथ वफादार है। खसर ने एक और नाकाम सी कोशिश की, लेकिन इस बार डेवल की घुरी ने इसका मुंह बंद कर दिया। मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ खसर, इश्क से हसीन है मेरी दुनिया, वो कहकर जाने लगा। और अगर तुम्हें इश्क हो गया तो? खसर ने जैसे आज हार ना मानने की ठान रखी थी। इस दुनिया में वो लड़की ही नहीं बनी जिसके इश्क में यारम काजमी गिरफ्तार हो जाए। वो इसे सख्त नज़रों से घूरता वहां से निकल गया। हर इंसान का जोड़ बना है। इस दुनिया में तुम्हें भी कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। फिर पूछूंगा तुमसे, इश्क हसीन है या तुम्हारी दुनिया? मैंने तो इस वक्त ही कहा था इस लड़की को घर से निकाल दो। जब इसका बाप मरा था तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस वक्त तुम्हारी
फ्री की नौकरानी चाहिए थी। अब भी तो कुछ नहीं, इसकी खूबसूरती तेरी सारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद ना कर गई तो नाम बदल देना। अक्सा खाला जो कि अम्मी की बचपन की सहेली थी, इनके घर में आई हुई थी। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। ये लड़की मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरा बार रानिया का रिश्ता टूटा है, 29 साल की हो गई है वो, लेकिन अभी तक कुंवारी बेटी है। हाँ, ये मनोज तेरी बेटियों का नसीब खा जाएगी। अक्सा खाला ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। अपनी बेटियों को बिठाकर एक तरफ और जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसको रफा दफा कर कर कि तेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते आए। खाला ने कहा, अरे कहाँ से करूं शादी, मेरे पास इसके लिए फूटी कौड़ी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटियों के लिए जहेज जमा किया है। अरे तुझसे जहेज मांग कौन रहा है? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो ना रिश्ते करवाती है लेकिन कुछ नहीं लेती, उल्टे पैसे देती है। अक्सा खाला ने सरगोशी वाले अंदाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अम्मी का अंदाजा भी सरगोशियाना था। अरे वो कोई दुबई में शेख रहता है, लड़की खूबसूरत और कम उम्र होनी चाहिए, फ़ोन पर लड़की से निकाह पढ़ाते हैं और दुबई बुला लेते हैं। पहले लड़की इस शेख के साथ रहती है और बाद में, खाला बोलते बोलते खामोश हो गई। बाद में शेख लड़की को आगे बेच देता है। आखिर जो लड़की अब्बाओं अजदाद को रकम देता है वो वापस वसूल भी तो करनी होती है। क्या मतलब है, लड़की बेच देते हैं? अम्मी इस अब बात को समझी थी। तौबा तौबा, मासूम सी लड़की है, मैं इसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। चंद पैसों के लिए नहीं बेचूंगी। अम्मी ने फौरन इनकार कर दिया। अक्सा की सहेली जो काफ़ी अरसे से मशहूर थी कि लड़कियों की निकाह दुबई में पढ़ाती है, इसने कई बार कहा कि मेरी बेटियों की निकाह करवा दो, लेकिन अक्सा खाला हमेशा से ही टाल देती। अरे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ इसे बेच दो, मैं तो बस तुमसे कह रही थी कि रास्ते से हटाओ। मैंने तो बस आइडिया दिया। अब तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। 25 साल की तो मारिया हो गई है और जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक तुम्हारी बेटियों का कहीं कुछ चांस ही नहीं है। और जिन्हें तुम चंद पैसे कह रही हो ना, 20 लाख है। अरे धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी कर सकती हो तुम। खाला बस इतना बोलकर अपना बैग उठाकर उठने लगी। 20 लाख? अम्मी का मुंह रकम सुनकर खुल गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, लड़की खूबसूरत और कम उम्र हो जितनी तो रूह है, 20, 25 और 30 में भी बदल सकते हैं। खाला मजीद लालच देते हुए घर से बाहर निकल गई। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। तजीम ना जाने कब से निगाहें रूह के सोए हुए वजूद पर डाले इसे अपनी नज़रों में लिए हुए थी, जबकि दिमाग में बार बार अक्सा की बातें गूंज रही थी। ज़रा सोचो तजीम, तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी संभल जाएगी और साथ में इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। भूलो मत, ये तुम्हारी शौहर के धोखे का नतीजा है। वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता था और तुमसे छुप छुपा कर किसी और लड़की से ना सिर्फ शादी करके रखी बल्कि इसमें से एक औलाद भी पैदा की हुई थी। अरे सौतेली माएँ कहाँ पूछती है, मगर तुमने ना सिर्फ इसे घर में रखा बल्कि इसकी परवरिश भी की। कब तक इसके बारे में सोचती रहोगी? तुम्हारी बेटियां इसकी वजह से कुंवारी बैठी है। रानिया का दोबारा रिश्ता इसकी वजह से टूट चुका है। तजीम बेगम के दिमाग में अक्सा खाला की बातें चल रही थी, जबकि आंखें अब हूर के मासूम से चेहरे को देख रही थी। वैसे तो वो हर लड़की के 20 लाख रुपए देता है, लेकिन इसके पूरे 30 लाख मांगूंगी। अरे ज़रा सोचो, 30 लाख रुपए देगा शेख और कोई ऐसे ही नहीं उठा ले जाएगा। पहले निकाह पढ़ाएगा, जायज़ रिश्ते में बांधकर, फिर बुलाएगा इसे वहाँ और दुबई जाएगी। ज़रा सोच, बाहर मुल्क जाकर भी कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है? और ये तो इतनी तेज़ तराज है, खुद ही सब संभाल लेगी। अक्सा की इस बात पर तजीम ने एक बार फिर इसकी मासूम चेहरे को देखा। क्या वाकई वो इतनी तेज़ है कि अपना आप खुद संभाल सकेगी? नहीं नहीं, मैं इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगी। इतना बड़ा गुनाह मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं करूंगी इसके साथ ऐसा। ना जाने वो शेख इसका क्या हाल कर दे। वो इसका चेहरा देखते हुए उठकर बैठ गई। 3 बेटियां हैं तेरी, उम्रें निकलती जा रही हैं, कल कौन बिहाएगा इन्हें? पहले इस मुसीबत से जान छोड़ा। एक बार फिर से अक्सा की बातों ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ इसकी 3 बेटियां थी जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी और इनकी ज़िंदगी में बेतहा इंतहा खुशियाँ देखना चाहती थी, हर माँ की तरह। इसका भी ख्वाब था कि इसकी बेटियां खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, जबकि दूसरी तरफ मासूम सी रूह नूर, जो सिर्फ इसके सहारे पर थी, वो सिर्फ इसको जानती थी, सिर्फ इस पर भरोसा करती थी, जो इसे अम्मी कहकर बुलाती थी। वो भी तो इसकी बेटी थी, हाँ, मगर सौतेली। वो आज शारिफ से मिलने जेल में आया था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, मुझे हर चीज़ मुहैया की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहा। मौत कभी भी आ सकती है, चलते फिरते उठते बैठते इंसान कभी भी मर सकता है। मुझे डर है भाई, मैं इस तरह से ना मर जाऊँ। सिर्फ शारिफ ही इसे भाई कहकर बुला सकता था, क्योंकि वो बचपन से ही इसके साथ था। ज़्यादातर वो भी इस डेविल कहता था। इसकी टीम में काम करने वाले बाकी सब लोग इसे
सर या डेविल कहकर पुकारते थे, जबकि खसर इसे कभी डेविल या इसके नाम से बुलाता था। मैं चाहता हूँ मुझे मौत आए तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए जान देना चाहता हूँ और देखिएगा मैं एक ना एक दिन आपके लिए जान जरूर दूंगा। हो गई तुम्हारी तकरीर, अब बंद करो ये ड्रामा। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कुछ दिनों में पाकिस्तान से एक लड़की आने वाली है। इसके पास एक फाइल होगी जिसने इन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो फहाश वीडियो है, और इन सब की भी जिनके पास कभी वो वीडियो थी। अगर चाहता है तो मैं इस फाइल को किसी और तरीके से भी यहाँ मंगवा सकता था, लेकिन सिद्दीक की बेटी भरोसे के काबिल है, इसीलिए मैंने इसे दिया है और आगे ये काम तुम करोगे। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। अगले कुछ दिनों में कोर्ट में पेशी होगी और तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर मसला हो तो खुद संभाल लेना। हर वक्त मेरी तरफ मत देखा करो। छोटे मोटे झगड़े कर कर तुम्हें क्या लगता है मैं सारे काम काज छोड़कर तुम्हारी सुलह करवाने यहाँ आऊँगा? तो तुम्हारी गलत फहमी है। कोई छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हो जो दूसरे बच्चों से लड़ोगे, तो वालिदैन तुम्हें बचाने आएंगे। इसलिए बेहतर होगा आइंदा मुझे यहाँ तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। वो बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था ना, इसीलिए मैं आपको मिस कर रहा था भाई। आपको पता है आपके अलावा मेरा है ही कौन? बात करते करते वो इमोशनल हो गया। वो जब इसे भाई कहता तो आप कह रहा कर पुकारता, और जब डेविल कहता तो तुम कहकर बुलाता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो तुमसे मुझे मिस कर रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम मुझे मिस कर रहे थे, और अब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें चैन आ जाएगा, वो और सुकून से बैठ जाओगे किसी लोफर आशिक की तरह। वो कब खामोश बैठता इसे सुनकर सुना रहा था, लेकिन अब बोला तो पास खड़े खसर और सामने बैठे शारिफ दोनों की हंसी छूट गई। लेकिन वो नहीं हंसा, वो हंसता ही नहीं था। अब तुम्हारी कोई शिकायत न मिले, मुझे एक ही हफ्ते में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा। वो उठते हुए सख्त नज़रों से इन दोनों को घूरते हुए बोला। दोनों की बत्ती सी खामोश होकर अंदर बैठ गई। डॉन उठकर बाहर चला गया तो खसर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लैला क्या ठीक से इनको तंग कर रही है या नहीं, जो इस तरह से मिर्ची चबाए हुए हैं? शारिफ ने गुस्से की वजह पूछी। अरे वो क्या तंग करेगी, जब इसे इससे पता चल रहा है कि हमारी टीम में कोई और लड़की आने वाली है। बेचारी जल जल कर धुआं हो रही है। 1000 बार तो तू कल का ये कह कर चुकी है कि अगर वो लड़की मासूमा इसे ज़्यादा खूबसूरत हुई तो इसका क्या होगा, जबकि ये बात वो अच्छे तरीके से जानती है कि डॉन को इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी डॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मुझे तो लगता है किसी दिन तंग आकर डॉन इससे शादी ही कर लेगा। मुझे भी यकीन है कि भाई की शादी लैला भाभी से होगी, इसीलिए तो मैंने उसे अभी से भाभी बुलाना शुरू कर दिया है। हाँ बेटा, एक बार डॉन के सामने भी बुलाना उसे भाभी। मैं भी तो देखूं तेरे मुंह में जबान रहती है कि नहीं। खसर ने गोया उसे चैलेंज किया। आई एम सॉरी, मैं अभी तरह ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ये ज़बान अभी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम देने वाली है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है, जैसे मैं रिस्क में नहीं डाल सकता। आखिर इसी ज़बान से ही तो मैंने अल्लाह के सामने भाई के लिए दुआएं करनी है। जल्दी से इन्हें लैला से मोहब्बत हो जाए और फिर इससे शादी हो जाए। लेकिन फिर ये मोहब्बत वाली बात सोच के ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मोहब्बत तो इन लोगों को होती है जिनके अंदर कोई जज्बात हो। भाई के अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि सारे दिल अल्लाह पाक ने बनाए हैं, सबके अंदर जज्बात भी वही पैदा करता है। एक ना एक दिन भाई के दिल में भी मोहब्बत जैसा जज्बा ज़रूर पैदा होगा। शारिफ ने कहा। और तुम्हें क्या लगता है अल्लाह वो जज्बात लैला के लिए पैदा करेगा? खसर ने कुछ सोचते हुए पूछा। लैला की मोहब्बत में सच्चाई है। लैला से ज़्यादा प्यार इन्हें और कोई कर ही नहीं सकता, और अल्लाह किसी के दिल में मोहब्बत इसके लिए डालता है जो इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और तुम्हें भी ये लगता है कि डेविल को लैला से ज़्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, तुमने शायद देखा ही नहीं, लैला ने 2 बार भाई के लिए गोली खाई है। जहाँ भी भाई की जान खतरे में होती है वो सबसे आगे होती है। लैला भाई से बहुत प्यार करती है, इसकी प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मुझे यकीन है लैला भाई को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। और अगर डेविल को किसी और से प्यार हो गया, मेरा मतलब है किसी तीसरे से? खसर ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कभी हो सकता है? भाई को प्यार? हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे। भाई को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो तुम्हें क्या लगता है लैला किसी तीसरे को बर्दाश्त करेगी अपने और भाई के बीच में? इसलिए तो मैं मासूमा को लेकर परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि बेचारी कैसे कहूँ मासूमा को लैला को।
तुम्हें क्या लगता है डेविल मैं इतनी आसानी से तुम्हारे आदमी को जेल से बाहर आने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शारिफ को अब फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम अपने वफादार आदमी को भूल जाओ, इंस्पेक्टर साइम ने उसके सामने आते हुए कहा। अरे इंस्पेक्टर साइम, आप यहाँ? वक्त तो आपकी बच्ची के स्कूल से छुट्टी का है ना। आप ये मत कीजिए, कहिएगा कि मेरा दीदार करने के लिए आप अपनी बच्ची को स्कूल से लेने नहीं गए। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, वो भी तब जब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला हो। मुझे इस तरह से मत देखिए इंस्पेक्टर साहब। अरे मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं करूंगा। डेविल अपने दुश्मनों की कमजोरियों को इस्तेमाल नहीं करता। ये डेविल के काम करने का अंदाजा नहीं है अंदाज नहीं है। मगर आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मैं और कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि आप आइंदा मुझसे मुखातिब होने से पहले आप याद रखिए कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बात करते हुए इसके गाल पर डिंपल नुमाया हो रहा था, जबकि सामने खड़े इंस्पेक्टर साइम का दिल चाहा कि इसके खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ कर रख दें, जो इसके 4 साल बेटी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो मजबूर था। दुबई की पुलिस किसी आम बाशिंदे पर हाथ नहीं उठा सकती थी और दुबई की आवाम की नज़रों में डॉन एक आम आदमी था जिससे बहुत कम लोगों ने उसे देख रखा था। अरे मैंने सिर्फ तस्वीर भेजी थी, इन लोगों ने एडवांस में 5 लाख भेज दिए। मैंने तो अभी कहा भी नहीं था कि लड़की को बेचेंगे भी कि नहीं। अक्सा ने इसके सामने 5 लाख की गड्डी रखते हुए कहा। अक्सा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं रूह को नहीं बेचूंगी, कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इजाजत के बगैर तुमने इन लोगों को तस्वीर भेजी? क्यों? तजीम बेगम तजीम बेगम को गुस्सा आ गया था। ओहो, इस वक्त मेरी मन्नती कर रही थी कि इस लड़की ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी मदद ही की थी, मगर मुझे क्या पता था कि हमदर्दी मेरे ही गले पर लग जाएगी। इन लोगों को लड़की पसंद आई है और वो लोग 30 लाख देने को भी तैयार है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है इन पैसों की? तुम्हें तो अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करनी है। ऐसे ही सारी जिंदगी बैठी कुंवारी रह जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो ये पैसे वापस भिजवा दूंगी। सिर्फ तस्वीर देखकर 5 लाख पैसे दिए हैं, 30 लाख जरा सोचो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी तेरी बेटियां। खैर तेरी मर्जी, अभी मैं जरा भाई के घर जा रही हूँ। ये पैसे तुम अपने पास रखो और वापसी पर ले जाऊंगी। अक्सा ने शातिराना अंदाज में कहते हुए बैग उठाया और बाहर निकल गई, जबकि तजीम ने कपकपाते हाथों से वो गड्डी पकड़ी और अंदर जाकर अपने कमरे में रखने लगी। इसका सारा ध्यान इन पैसों पे था। इसकी तीनों बेटियों की जिंदगी संभल सकती थी और साथ में रूह से जान भी छूट सकती थी, लेकिन इसका ज़मीर इसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। इसका ज़मीर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे रहा था। लेकिन कब तक? अब मुझे सिर्फ रूह चाहिए, रूह नूर। मुझे रूह नूर हर कीमत पर चाहिए। सुन लो अक्सा, तुमने इसकी तस्वीर मुझे भेजी थी, तुम्हें भेजने से पहले याद रखना चाहिए था, अगर उस लड़की पर शेख का दिल आ गया तो किसी भी तरह से हासिल कर लेगा। इस लड़की के घर वाले माने या ना माने, लेकिन अब वो लड़की मुझे चाहिए। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है। इन 24 घंटों में अगर तुमने इन लोगों को निकाह के लिए तैयार ना किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। शेख साहब, मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी सौतेली माँ इसे बेचने पर तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया कि आप इसे 30 लाख देने को तैयार है, लेकिन वो अब मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक और कोशिश कर लूँगी। अगर 30 लाख पर नहीं मानते हैं तो फिर इन्हें 40 पे मनाओ, और अगर भी नहीं मानती है तो मेरे लोग इसे उठा लाएंगे। और याद रखना, इस वक्त सिर्फ और वो लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटियां भी साथ होगी। शेख की बात ने अक्सा के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ऐसा भी क्या है इस लड़की में कि शेख इस पर इतने पैसे लौटाने को तैयार है? हमें तो कभी इतनी अच्छी नहीं लगी, माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन शेख ने इससे पहले भी तो बहुत खूबसूरत देखी होगी लड़कियां। मुझे वो लड़की चाहिए, हर किसी कीमत पर भी। जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल किसी काम पे नहीं लग रहा। अब जब तक मैं इसे लड़की को हासिल ना कर लूं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। शेख दहाड़ते हुए बोल रहा था, जबकि इससे कोसों दूर खड़ी अक्सा थर थर काँप रही थी। शेख साहब, मैं आखिरी कोशिश करती हूँ, हो सकता है इस बार वो मान जाए। आप मेहरबानी करके मेरी बेटियों को कुछ मत कीजिएगा, मैं इसे मना लूँगी। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे भी रूह की फ़ोटो इतनी जल्दी भेजने की? ये शेख तो बिल्कुल पागल हो गया है। ठीक ही कहती है तजीम, एक नंबर की फसाद है ये, अपने साथ साथ मेरी बेटियों को भी फंसाएगी मनूस। सुबह होते ही पहले तजीम के घर जाऊंगी। शेख का फ़ोन बंद करके वो तजीम के घर जाने का प्लान बनाने लगी। मेरा ऐसी
पार्टीज में जाना ज़रूरी नहीं, तुम लोग जाओ, वो सामने खड़े खसर से कह रहा था, जो इसे कितनी देर से पार्टी पर जाने के लिए मना रहा था। जाना ज़रूरी है डेविल, इन लोगों ने इतना इसरार करके बुलाया है, और साथ में तुम्हें ये भी बता दूं कि इन लोगों को तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। खसर का इरादा आज पक्का इसे अपने साथ ले जाने का था, काम इनको है, मुझे नहीं। प्यासा खुद कुएं के पास आता है, कुआं चलकर नहीं जाता प्यासे के पास। इन्हें अगर मुझसे इतना ही ज़रूरी काम है तो आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट लेकर अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं मिलूंगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। डेविल डार्लिंग, चलते हैं ना, हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। लैला अपने तंग चुस्त लिबास में चलती हुई इसके करीब आई और इसके गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ लैला, अपनी लिमिट्स में रहा करो। ये ना हो कि तुम्हें उठाकर एक बार फिर से वहीं फेंकाऊं जहाँ से उठाकर लाया था। वैसे भी तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसकी आंखों में देखते हुए बहुत कुछ जतला रहा था। जानती हूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है, और यकीन करो, बस एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दो तो मैं भी फर्क पड़ने लगेगा। लैला इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ डेविल के सामने ही करती थी, और किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि लैला के सामने जबान भी खोल पाए। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। खबरदार, जो आइंदा इस लहजे में मुझसे बात की, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही आगे जिंदगी में कभी पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ रखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि जितनी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरी नज़रों से दूर जाओ, क्योंकि अगर मैंने दूर किया तो शायद तुम दुनिया से ही दूर हो जाओ। एक झटके से खुद से दूर करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविल, बहुत प्यार। तुम्हें ना देखूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें घुट रही हो, और तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। नहीं, नहीं जा सकती डेविल, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और मुझे यकीन है एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। इसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। खसर को बुरा लगा, लेकिन जिसके लिए वो ये सब कुछ बोल रही थी इसके कान तो जू भी ना रेंगी। मेरी ज़िंदगी में लड़की का वजूद कोई अहमियत नहीं रखता लैला, मैं कभी किसी औरत से मोहब्बत ही नहीं हो सकती। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ, तुम्हारी भी। मुझे औरत अच्छी लगती है माँ के रूप में, बहन के रूप में। ये खुदा का तोहफा है, लेकिन अफसोस कि खुदा ने ये तोहफे मुझे नहीं दिए। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर हूँ, और बहुत दूर रहना भी चाहता हूँ। मेरे लिए ये प्यार मोहब्बत सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं नहीं मानता कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान से इतनी टूट कर मोहब्बत हो सकती है, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो यारम काज़मी को नहीं होगा। मुझे कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती। आज इसने बहुत दिनों बाद इसने नरम लहजे में बात की थी। अब तुम लोग पार्टी में जाओ, बस इतना कहकर वो जाने लगा। और अगर तुम्हें किसी से ऐसी मोहब्बत हो गई तो फिर क्या करोगे? आवाज़ अब रुंधी हुई थी, शायद वो अपने आंसू को बहने से रोक रही थी। नहीं होगी, वो एड़ियों के बल घूम कर बोला। और अगर हो गई तो? इसने फिर वही सवाल किया। कहा ना नहीं होगी, वो फिर से जाने लगा। अगर हो गई तो? वो टूटी बिखरी हालत में बोली, तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूंगा। इस बार वो इतने जोर से चिल्लाया कि पूरे हॉल में इसकी आवाज़ के बाद सन्नाटा फैल गया, और वो लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकल गया। तज़ीम 5वीं बार उठकर अलमारी के पास आई थी, और अलमारी खोलकर देखा तो वो पैसों से भरा लिफाफा अभी भी वहीं पर मौजूद था। ना जाने इसे क्या डर था कि बार बार उठकर इन पैसों को देखती और फिर एक नज़र ज़मीन पर सोई रूह को देखती। वैसे हर रोज़ मारती पीटती गालियाँ देती, लेकिन इसके बारे में कभी इतना गलत ना सोचा जितना गलत अक्सा ने सोच लिया। वो कभी इसे बेचने का नहीं सोच सकती थी। इनके घर के हालात इससे तंग थे कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। नूर का बाप एक सरकारी बैंक में छोटे अहदे पर ऑफिसर था। इसकी पेंशन आज भी आती थी, लेकिन इसे घर का गुजारा करना मुश्किल था, और 3 बेटियों की शादी तो नामुमकिन थी। ऐसे में से गोल्डन चांस मिल रहा था अपनी बेटियों की ज़िंदगी संवारने का, बल्कि अच्छे से अच्छे तरीके से शादी कराने का। लेकिन इस सब के लिए इसे रूह की कुर्बानी देनी थी। अपनी 3 बेटियों की मोहब्बत में ये मुश्किल तो था ना था, वो वैसे तो इसके सर पर थोपी गई थी। वो कोई इससे मोहब्बत तो नहीं करती थी, और ना ही वो इसकी औलाद थी। वो तो एक धोखे का नतीजा था जो इसके शौहर ने दिया था। वो क्यों इतनी फिक्र करती इसकी? रूह तो मनोज थी, जिसने इसकी बेटी रानिया की 2 बार शादी तुड़वा दी। इसे नफरत थी इससे भी
क्यों सोचती इसके बारे में? वो नहीं थी, वो इसकी बेटी, और अगर बेटी थी भी तो सौतेली। इसे अपनी सगी बेटियों के बारे में सोचना था। शेख साहब, मैंने इनके घर भी जा रही हूँ आखिरी बार बात करने के लिए। आपकी बेचैनियाँ तो हद से सवार है। मुझे समझ ही नहीं आता, अगर मैं इन लोगों को मना भी लिया तो रूह से निकाह के लिए कैसे आप एक ही दिन में अपने पास ले जाएंगे? क्योंकि इस लड़की के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही अभी तक इसका शनाख्ती कार्ड बना है। शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया है, कैसे मुमकिन है? तुमने तो कहा था कि वो 19 साल की है, शेख ने पूछा। हाँ शेख साहब, इसका कुछ नहीं बना। इसकी सौतेली माँ ने ज़रूरी नहीं समझा इसका शनाख्ती कार्ड बनवाना, और कोई पासपोर्ट भी नहीं है इसके पास। कैसे लेकर जाएंगे आप इसे? एक ना एक दिन में बताइए मुझे, आप सब्र कर लें, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इसकी माँ को भी मना लूँगी। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का इंतज़ाम भी करवा लूँगा। अक्सा ने इसे फिसलाना चाहा। नहीं, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे वो लड़की चाहिए। और ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फ़िक्र मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाया है मैंने। शेख ने अक्सा के इरादों पर पानी फेरते हुए कहा। ठीक है शेख साहब, मैं इसकी माँ से बात करती हूँ। इसने कॉल बंद करते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आई तो तज़ीम बाहर चारपाई पे बैठी थी। हाँ तज़ीम, लाओ, दो मेरे पैसे, मुझे वापस कर दो। शेख साहब को वापस करने वो साथ में कुर्सी पर बैठते हुए बोली। मैंने कल रात तुम्हारी इस बारे में बात सोचा और यही फैसला किया है कि मुझे मेरी बेटियों की ज़िंदगी संवारने के बारे में सोचना है। तज़ीम ने तहम्मुल से कहा। मतलब तुम रूह का निकाह करवाने को तैयार हो? अक्सा खुशी से चहकते हुए बोली। हाँ, मैं रूह का निकाह करवाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम चाहो मौलवी और शेख को लेकर यहाँ आ जाओ, हम निकाह पढ़वा देंगे। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मौलवी साहब को मैं ले आऊँगी और शेख साहब फ़ोन पर ही निकाह करेंगे। इसके बाद इसे हम दुबई भेज देंगे। अक्सा ने उसे जल्दी से जल्दी बताना शुरू किया। लेकिन रूह इतनी जल्दी नहीं जा सकती, कार्ड और पासपोर्ट बनने में वक्त तो लगेगा ना, तज़ीम ने कहा। अरे नहीं नहीं, इसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, वो इसे ऐसे ही ले जाएगा। अक्सा ने नाक से मक्खी उड़ाई। ऐसे मतलब गैर कानूनी तरीके से? तज़ीम ने परेशान होते हुए कहा। अरे हाँ, वो फिक्र मत करो, शेख ऐसा पहले भी कर चुका है, वो कई लोगों को ऐसे लेकर जा चुका है। इसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। अब तुम रानिया की शादी के बारे में सोचो, मैं ज़रा शेख को खुशखबरी सुना कर आती हूँ। रूह चाय बना कर लाई तो अक्सा उठकर जा चुकी थी। रूह तो कल तैयार रहना, कल मैं मौलवी साहब को लेकर आऊँगी। कल तेरा निकाह है, दुबई जाएगी तू, दुबई। अक्सा रूह के सर पर धमाका करती जल्दी से गेट से बाहर निकल गई, जबकि वो बेयकीनी से अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी, जो नज़रें झुकाए ज़मीन पर गाड़े हुए थी। कुछ ही देर में उसका निकाह था। किसी से इससे कुछ न पूछा। इस पर तो ये भी एहसान था कि निकाह से पहले बता दिया गया था कि कल तुम्हारा निकाह है। फातिमा बीबी इसके पास आ बैठी, लेकिन इससे पहले कि फातिमा बीबी इससे कुछ पूछती, मारिया इसके करीब आ बैठी, जिससे इसकी अम्मी ने सख्त नज़रों से घूर कर भेजा था कि कहीं वो फातिमा को कुछ बता ही ना दे, वो फिर पूरे मोहल्ले में इनकी बदनामी हो। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, ना तो किसी को देखा और ना ही किसी से कोई बात की। इसे तो ये भी ना पता था कि इसके होने वाले शौहर का नाम क्या था, और ना ही इसे जानने में दिलचस्पी थी। वो तो आज अपनी यतीमी का रोना रो रही थी। आज सही मायनों में साबित हो चुका था कि वो एक यतीम थी। इसके माँ बाप इसे दुनिया में तनहा छोड़कर गए थे, और अब वो किसी भेड़ बकरी की तरह इसकी रस्सी को किसी और के हवाले किया जा रहा था। इसे मार खाने और गालियों सहने की आदत थी, लेकिन ना जाने वो शख्स इसके साथ क्या करेगा जिसके हवाले वो कर दी जा रही थी। सुनो, वो लड़की मासूमा आज 6 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान से यहाँ आने वाली है। जैसे ही वो पेपर्स तुम्हें मिले, तुम इन्हें शारिफ के हवाले कर देना, वो कल जेल से छूट जाएगा। लेकिन शम्स का क्या करेंगे? खसन ने पूछा। इसका तुम कुछ नहीं करोगे, इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अभी कुछ ही देर में मैं इसे मिलने जाऊँगा। अगर सीधे तरीके से ना माना तो ठीक है, वरना वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अपने फेवरेट हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। इसने अपने हाथ में रखी ब्लेड की तरफ इशारा किया। खसर का तो इसके साथ जाने का इरादा था, वो एक ही पल में कैंसिल हो गया। वो ब्लेड से इन लोगों को मारता था जिन पर इसे हद से ज़्यादा गुस्सा होता, और बेल्ट बोल रही हूँ मैं भी। और वो ब्लेड से वो इतनी खतरनाक मौत देता कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। खसर को इसके सारे हथियार से नफरत थी। इसका ब्लेड किसी सांप की तरह अगले बंदे के जिस्म पर रेंगता और सूख लकीरें छोड़ जाता। वो
ब्लेड का इस्तेमाल तब करता जब अगले बंदे को तड़पा तड़पा कर मारना हो। खसर का इसके ब्लेड से जितनी नफरत थी उतनी ही डर लगता। अक्सर अपनी परेशानियों की वजह से इसे मिटाता था। कुछ ही देर में मौलवी साहब की आवाज़ आई। निकाह नामे पर शेख के दस्तखत पहले ही हो चुके थे। इसने एक नज़र भी उठाकर पूरा निकाह नामा न देखा। इसे जहाँ कहा गया उसने साइन कर दिया। मौलवी साहब ने रस्म अदा की। 3 बार इससे इसकी मर्जी पूछी गई। जिसका होना या ना होना किसी के लिए अहमियत ना रखता, वो खामोशी से सारी कार्रवाई देखती रही। इससे किए गए सवालों पर इसने हामी भर दी। हाँ, उस शख्स को कबूल किया था जिसने इसे कभी देखा भी ना था। अम्मी तो मोहल्ले वाली औरतों के सामने शेख की तारीफें किए जा रही थी। खुद इसकी शक्ल तो देखी थी, लेकिन फिर भी इसे खुश शक्ल कह रही थी। अरे, मैं अपनी बेटियों के बारे में पहले सोचती तो लोग कहते कि सौतेली माँ है। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, इसीलिए मैंने पहले इसके बारे में सोचा। आखिर कल अगले जहां में जाकर इसके बाप को मुंह भी तो दिखाना है। अम्मी तारीफें समेटती इसे बार बार अपनी सीने से लगाती प्यार कर रही थी। ये भी इसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। फिर मारिया और रानिया इसके करीब आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर कितना अमीर आदमी है? इसके पास इतना पैसा है कोई गिन भी ना सके। राज करोगी राज, और वहां जाके हमें भूल मत जाना। मेरा मतलब है हमें फोन वगैरह करती रहना। आप तो ऐसी कह रही हैं जैसे मैं आज ही जा रही हूँ। रू ने बेदिली से कहा। हाँ, तो आज ही तो जा रही हूँ। मारिया ने इसके सर पे धमाका दिया। क्या मतलब? इसने हैरत से पूछा। अरे मतलब हमने तुम्हारा सामान वगैरह पैक कर दिया है। खैर, तुम्हारा सामान है ही कितना? तुम्हारे कपड़ों में तो वही हमारे पुराने दिए हुए कपड़े थे, लेकिन मैंने और मारिया ने हमारे ईद वाले सूट थे ना, वो तुम्हारे कपड़ों में रखे हैं। इसके अलावा भी मैंने अपनी कुछ अच्छे सूट तुम्हारे कपड़ों में रख दिए हैं। तानिया और रानिया के कपड़े तुम्हें ठीक से पूरे नहीं आते, लेकिन मेरे कपड़ों में तुम अच्छे से एडजस्ट कर सकती हो। अभी तुम दुबई जा रही हो, वहां तुम्हें तुम्हारा शौहर ले ही देगा और कपड़े, लेकिन गुजारे के लिए हमने रख दिए हैं। अब और वो ये ना कहे कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। वो अपने पुराने कपड़ों का एहसान भी इस तरह जता रही थी जैसे नए खरीद कर लाई हूँ। वो कुछ ना बोली, खामोशी से उन्हें सुनती रही। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी एक बार फिर से उसके करीब आ गई। मुझे तो पता है नहीं कि तुम आज ही जा रही हो। ये तो अभी तजीम ने बताया। तुमने मुझे अपनी परेशानी के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने परेशानी से पूछा। सच तो ये था कि इन्हें तजीम पर भरोसा नहीं था। ना जाने वो औरत इसके साथ क्या से क्या कर दे। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले मुझे बताया ही नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उन्होंने इस छोटे से साइज़ का कुरान, जिसका साइज़ एक पॉकेट जितना था, इसके साथ एक जायनमाज, एक किबाया दिया जिसके साथ हम रंग स्कार्फ था। इसका रंग हल्का आसमानी था। यकीनन इन्होंने अपने हाथ से इसे सिलाई किया था। वो एक गैर औरत होकर इसे नई चीज़ें ला कर दे रही थी, और इसके अपने जॉर्ज इसे यहाँ से भेजते हुए भी अपनी उतरन दे रहे थे। इसने खामोशी से वो तीनों चीज़ें पकड़ लीं। मुझे नहीं पता तुम्हारा शौहर कैसा होगा। मैंने तो सुना है कि दुबई के मर्दों ने 4-4 निकाह किए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं चाहूँगी कि तुम हकीकत पसंद बनो, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहो। वो गौर से फातिमा बीबी को सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये औरत इसे कभी गलत मशवरा नहीं देगी। मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं देखा, मैं नहीं बता सकती कि वो कैसा होगा, मगर इतना कह सकती हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती इसे तुम्हारी तरफ रागिब कर लेगी, बल्कि तुम इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी। तुम खुद सब्र से काम लेना मेरी बच्ची। तेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब अल्लाह तेरे ओहो तेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब अल्लाह तेरे साथ इतना बुरा नहीं करेगा। बस तू हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना। वो तेरा शौहर है, तेरा साहिबान। इसकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम मत करना। ये मेरा नंबर है। तेरा शौहर मुझसे बात करने की इजाज़त दे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। उन्होंने एक छोटा सा कागज़ इसके हाथ तरफ देते हुए कहा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। वो इसका माथा चूमते इसके करीब से उठी। जब रूह ने इनका हाथ थामा और उठकर खड़ी हुई और इनके सीने से लगकर फुट फुट कर रो दी। थोड़ी देर के बाद इसे बताया गया कि 6 बजे की फ़्लाइट से दुबई जाना है। वो परेशानी से खड़ी सबको देख रही थी। वो कैसे किसी दूसरे मुल्क जा सकती थी? इसके पास किसी दूसरे मुल्क जाने का कागजात ही कहाँ थे? इसके पास तो कुछ भी ना था। अम्मी और इनकी 3 बेटियां उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आई थी। फिर इसे कुछ कागजात और कुछ फाइलें दी जिसमें निकाहनामा था। ये तो वो जानती थी, लेकिन दूसरे कागजात में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड था।
जो कम से कम इसके नाम पर ना था, लेकिन शनाख्ती कार्ड पर इसी की तस्वीर लगी हुई थी। ये सब कुछ झूठा था। वो पकड़ी जा सकती थी, लेकिन यहाँ किसे परवाह थी। इसे गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था। इन लोगों को इतनी भी क्या जल्दी थी, सब्र कर लेते। इसका शौहर अगर इतना खर्चा करने को तैयार था तो असली कार्ड और पासपोर्ट भी तो बनवा सकता था। फिर कुछ ही देर में कुछ ऑफिसर इसके पास आए। आप परेशान ना हो, आपकी मिसेस को हम सही सलामत दुबई पहुंचा देंगे। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। यकीनन इसका शौहर था। मारिया और रानिया और तान्या ने सरसरी से अगले से इसे गले लगाया। वो रोना चाहती थी अपनों से जुदा होने के गम में। वो बहुत रोना चाहती थी, लेकिन इन तीनों के रोने का कोई प्लान ना था। लेकिन अब जब अम्मी ने उसे गले लगाया तो उनकी आवाज़ में नमी थी। सुन रू, मैं तेरे साथ जो भी कुछ किया मुझे माफ़ कर देना। मुझे कभी बद्दुआ देना मत देना। इसका माथा चूमते हुए उन्होंने रोते हुए कहा। इसने कहा, कभी अम्मी ये लहजा सुना था। और फिर सबसे मिलकर वो चली गई। ऑफिसर ने उसे लाकर जहाज में बिठाया। इसके हाथ पेपर कांप रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे। वो बिल्कुल अकेली थी। कोई नहीं था इसके साथ, किसी को नहीं जानती थी। वो बस अपने शौहर के पास पहुंचना था। वही उसका आसरा था, वही सहारा था। इसने शम्स को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसने डेविल की बात ना मानी। शायद वो इसे ठीक से जानता नहीं था। इसी का यही कहना था कि एक 30-32 साल का मर्द 45 साल के आदमी का क्या बिगाड़ सकता है। और फिर इसने वो किया जो इस 45 साल आदमी ने कभी नहीं सोचा था। खसर की सोच के मुताबिक ब्लेड शम्स के जिस्म पर रेंग रहा था, किसी सांप की तरह अपनी सुर्ख लकीरें छोड़ता हुआ। लैला ने इसे एक ही बार इसे अंदाज में देखा था। इसके बाद वो 1 महीना इससे दूर रही। इसने आज भी लैला को अपने साथ आने की ऑफर की थी, लेकिन इसके हाथ में ब्लेड देखकर वो इसकी तरफ ना आई। इसने शम्स के ना सिर्फ हाथों की बल्कि पूरी जिस्म की रगें काट डाली। वो इसके सामने तड़प तड़प कर मर रहा था, लेकिन वो साथ वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सिलका रहा था। इसकी चीखें सुनकर इसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। इसने उसकी सारी रगें काट दी थी, लेकिन गर्दन की रग नहीं काट पाया, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ 30 ब्लेड लाया था। अगर एक भी फालतू लाया होता तो इसे इतनी देर इसकी चीखें बर्दाश्त ना करनी पड़ती। जबकि दूसरी तरफ खसर मासूमा को लाने एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मासूमा ने उससे कहा था कि वो इसे कोड वर्ड में बात करेगी ताकि इसे कोई पहचान ना पाए, लेकिन खसर को अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इसने मासूमा से इसकी तस्वीर ना मांगी। अब वो इसे कैसे पहचाने। चलो ये भी शुक्र था कि उसने मासूमा से इसके कपड़ों का रंग पूछ लिया था, वरना आज तो यकीनन डेविल ने इसका कुछ ना कुछ छोड़ना ना था। वैसे भी वो आज ब्लेड यूज़ कर रहा था। वो अभी खड़ा हर तरफ नज़रें दौड़ा रहा था, जब नज़र सामने से आती एक मासूम सी लड़की पर पड़ी जो काफ़ी डरी सहमी थी। इसने आसमानी रंग का इबाया पहना था, जिसके साथ इसने हम रंग आसमानी रंग का ही स्कार्फ लिया था। मिल गई मासूमा। वो तेज़ी से चलता इसके करीब आया। तुम पहुंच गई? मैं तो परेशान हो गया था, तुम्हें पहचानूंगा कैसे। खैर, वो पेपर्स तो लाई हो ना तुम? इसे फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि अगर इस बार पेपर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती तो डेविल इसे नहीं छोड़ने वाला था। जी हाँ, मैं पेपर लाई हूँ। तो आप ही मेरे शौहर? इसने हैरानगी से पूछा। शौहर? खसर को झटका लगा। सर, आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे तो मैं आपको वहाँ कोड वर्ड में मुखातिब करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। इसे मासूमा की फ़ोन पर की गई गुफ्तगू याद आई। शौहर? हाँ शौहर, तुम्हारा घर पे है। चलो मैं तुम्हें इसी के पास ओहो, ले जाने आया हूँ। पेपर्स मुझे दो। खसर ने बात संभालते हुए पेपर्स मांगे। नहीं, पेपर्स तो है, इन्हीं को दूंगी। इसने मासूमियत से कहा। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं इसका वफादार आदमी हूँ। खसर ने कहा। नहीं, पेपर्स मैं इन्हीं को दूंगी। खसर को लगा इसने एक बार फिर से इससे पेपर मांगे तो वो मासूमा रोने लगेगी। वो सिर्फ नाम की मासूमा नहीं, बल्कि वो सच में बहुत मासूम थी। फ़ोन पर बात करने वाली लड़की तो नहीं लग रही थी, वो तो बहुत बोल्ड और टैलेंटेड लग रही थी। वो आकर गाड़ी में बैठे तब भी रूह काफ़ी डरी हुई थी। अब तो नॉर्मल हो जाओ, मज़ीद एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, खसर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि इसकी छठी हिस्से से कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। क्या मतलब? रूह ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हें डरने का और घबराने की ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी असलियत पर आ जाओ। वो फाइल मेरे हवाले कर दो। खसर से अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और मैं आपको बता चुकी हूँ ये फाइल मैं अपने शौहर को दूंगी, तो आप बार बार क्यों मांग रहे हैं?
मुझसे? रूह ने उसकी तरफ देखकर परेशानी से कहा, क्योंकि इसकी बातें रूह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। भाई? मैं तुम्हें भाई लगता हूँ? खसर ने उसे घूर कर देखा। कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, तुम्हें तो डेविल ही संभालेगा, इसने उकताकर कहा और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जबकि रूह इसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। डेविल? क्या ये भेड़ंगा नाम है इसके शौहर का था? लेकिन कैसा नाम है? इसे तो कभी पहले नाम ही ना सुना। हो सकता है प्यार से कहते हो, रूह ने सोचा और दुबई की साफ सुथरी खूबसूरत सड़कों को दौड़ते हुए देखने लगी, जबकि खसर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फोन पर तो इससे काफी बेबाकी से बात कर रही थी और अब वो इसे भाई कहकर पुकार रही थी। ये फोन वाली लड़की तो हरगिज नहीं लग रही थी। सड़क पर चेकिंग पोस्ट देखकर खसर को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। इसका मुंह वैसे ही बना हुआ था क्योंकि मासूमा इससे सीधे तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो जल्दी जल्दी इसे डेविल के सामने लेकर जाना चाहता था ताकि वो खुद ही से बात करके फाइल मासूमा से लेकर इसके हवाले कर दे, ताकि वो शारिफ तक वो फाइल पहुंचाए। वैसा ही था। डेविल इसे जो भी काम देता वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अब तक अपना काम खत्म ना कर पा रहा था। इसका इरादा मासूमा को अपनी आदमी के साथ घर भेजकर खुद जेल जाने का था, लेकिन वो तब होता जब मासूमा इससे वो फाइल देती, जबकि मासूमा ने आगे इन्हीं के साथ काम करना था, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था और वो गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था। रूह पहले इसी तरह से गुस्सा करती देखती रही, फिर गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। ये पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इसने मासूमियत से कहा। तुम अपना मुंह बंद करो। वो खामोशी से बैठी रहो। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, कोई इस हद तक एक्टिंग कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन गुस्सा से इसकी सिलकती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, इसमें आपका ही नुकसान है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम होगा आपको, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है। वो बोली जा रही थी जब खसर हैरानगी और परेशानी से उसे देखने में मसरूफ था। लड़की, मेरी बात सुनो, तुम अपनी याददाश्त भूल तो नहीं आई? देखो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दो, तुम्हारा सर किसी भारी चीज़ से तो नहीं टकराया? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी ये बेकार फजूल सी एक्टिंग खबरदार, जो तुमने डेविल के सामने की वो सीधा शूट कर देगा तुम्हें। खसर ने उसे तहमल से समझाने की कोशिश की। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब रूह भी इसकी बहकी बहकी बातों से परेशान हुई तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, जबकि आंसू देखकर खसर बुरी तरह खटका। कुछ नहीं कह रहा बहन जी, हम घर चलते हैं, बाकी बातें वही होगी आपके शौहर के सामने। खसर ने जैसे हार मानते हुए कहा, ठीक है, इसे नम आवाज में कहा तो खसर को एक बार फिर से अपने मासूम चेहरे को देखने पर मजबूर कर गई। वो वाइट बैंड और रेड शर्ट में होठों को लाल लिपस्टिक से रंगे बहुत हसीन लग रही थी। वह हमसे हुलिये में भी गजब ढाती थी और अगर इत्तेफाक से कोई डार्क कलर पहनने तो इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते थे। और आज इसने जानबूझकर ये रंग पहना था क्योंकि वो जानती थी इस रंग में वो बेहद हसीन लगती थी। खैर, आने वाली लड़की को बताना भी तो था कि यहाँ इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, और वो डेविल सिर्फ इसी का है। इसीलिए आने वाली लड़की को इनके साथ काम करने वाले हर लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकती है, लेकिन डेविल के साथ नहीं, क्योंकि इसका हक सिर्फ और सिर्फ लैला रखती है। गाड़ी अपने मुकाम पर रुकी और खसर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि वो हैरान परेशान से इसके पीछे आई तो नजर सामने खूबसूरत नाजुक सी लड़की लैला पर पड़ी। इससे कुछ इत्मीनान हुआ, यहाँ तो लड़कियां भी हैं। वो लैला के सामने आकर जरा सी मुस्कुराई, मगर लैला का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा न था। डेविल वापस आ गया? इसने पूछा। हाँ, अभी कुछ देर पहले आया है। मैं गई थी इसके पास, कहने लगा डिस्टर्ब मत करो, वो रेस्ट करना चाहता है, इसीलिए मैं बाहर आ गई। ठीक है, मैं इससे मिलकर आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, इसने रूह की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने कहा है इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लाला ने अपनी बात पर जोर देते हुए एक सिलकती नज़र पास खड़ी रूह पर डाली, जो कि आसमानी रंग के बुरखे और हम रंगी स्कार्फ में मुकम्मल कैद थी। सिवाय चेहरे के इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेलिबास ना था। खैर, लैला के लिए कोई नई बात ना थी। दुबई में ज़्यादातर औरतें ऐसी ही बुरखे में पाई जाती थी। इसने मुझे कहा था कि मैं जैसे ही आऊँ इससे मिलूँ, और तुम्हें मुझे मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम ही इसे डिस्टर्ब करती हो, बाकी हम सब तो अपने काम से काम रखते हैं। अब खसर को किसी न किसी पर तो अपना गुस्सा निकालना ही था, तो लैला भी सही। जबकि इस नई लड़की के सामने इतनी बेइज्जती करने के बाद लैला बमुश्किल अपनी शर्ट के कलर की तरह सुर्ख हो चुकी थी।
आओ खसर, एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से ना हुआ। खसर को अपने कमरे में आते देखकर डेविल ने कहा, क्या मतलब है? सब कुछ समझा नहीं। खसर को इसने सिर्फ और सिर्फ मासूमा को एयरपोर्ट से लाने का काम दिया था, वो तो इसने बिल्कुल ठीक तरीके से किया था। अब कौन सा काम की बात कर रहा था? वो खसर कुछ समझ ना पाया। मैंने अकरम को भेजा है मासूमा को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तुम जिस लड़की को ले आए हो वो कोई और है। अभी वो खसर की तबीयत साफ करने ही वाला था कि आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, पूरे हाल का जायजा लेती वो कमरे में दाखिल हुई। क्या मतलब? ये वो लड़की नहीं है? खसर ने आहिस्ता आवाज में कहा। इसके पास वो फाइल है, कह रही थी कि वो तुम्हें देगी। रूह खसर के करीब आकर खड़ी हुई तो वो कहने लगा, जबकि रूह का सारा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। कहते हैं निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, लेकिन घर से लेकर यहाँ तक इसने अपने शौहर के बारे में कुछ महसूस ना किया। वो दिल से सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो इसके चेहरे से नजरें हटाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो शहजादा नहीं बल्कि शहजादों को मात देने वालों में से था। बिल्कुल ठीक कहती है थी फातिमा बीबी कि इसकी जिंदगी में कोई शहजादा ही आएगा। आज इसे यकीन हो चुका था कि इसकी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी कि सब कहते थे। इसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन ये ना जाने क्यों इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसके सामने खड़ा इससे ना जाने क्या क्या बातें कर रहा था, लेकिन रूह तो बस इसके गाल पर नुमाया होने वाला वो डिम्पल देखती, जो बोलते हुए इसके गाल पर रोशन सितारे की तरह चमका। वो अब जब वो खामोश होता तब वो सितारा भी खामोश हो जाता। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम गलती से यहाँ आ गई हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खसर तुम्हें छोड़ आएगा। वो इसके करीब खड़ा आहिस्ता से बताने लगा, लेकिन फिर इसने नोट किया कि ये लड़की तो इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार जरा ऊंची आवाज में बोलना। तो रूह जैसे ख्यालों से दुनिया से बाहर निकली। ये कागजात। रूह को कुछ समझ ना आया तो फौरन अपने हाथ में रखे निकाह नामे के पेपर्स उसे दिखाने लगी। ये क्या है? वो जरा सा उलझा, लेकिन इसके हाथ से पेपर्स लिए। ये एक निकाह नामा था। यकीनन इस सामने लड़की खड़ी इस लड़की का था, रूह है नूर। इसने इसका नाम लेकर इसकी तरफ देखा। जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके पास पहुंचूंगी भी कि नहीं। बहुत डर लग रहा था। आपको पता है जहाज कितना बड़ा था? वो अपने दोनों हाथों को खोल कर इसे बता रही थी, जबकि इसका सारा जिस्म लरज रहा था। मैं तो पहले कभी बैठी भी नहीं, अभी अभी हाथ कांप रहे हैं। वो जरा सा मुस्कुरा कर बोली। वो क्या बोल रही थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। सामने खड़ा आदमी इसका शौहर था, इसके बारे में सब कुछ जानता था। तो क्या वो ये जानता होगा कि वो पहली दफा सफर करके घबराई हुई थी? लेकिन फिर रूह का दिल चाहा कि आज उसके सामने खुलकर सब कुछ बात बता दे। इसने कितनी तकलीफें सही है, बात बात पर गाली, बात बात पर मारपीट। पिछले 19 साल से वो कितनी अजियत में रही। यही तो था इसका हमदर्द, यही तो था इसका अपना। इसी के सामने तो खुलना था उसे। इसी ऐसे ही तो अपने दिल का हाल बताना था। वही तो था इसका साहिबान, इसका शौहर, इसका सब कुछ। अब डर नहीं लग रहा। आप मिल गए ना? इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी इसको देखकर मुंह मुस्कुराई। ओ मोहतरमा, क्या बोल रही हो? खसर जो ना जाने कब से इसकी बातों से तंग आया हुआ था, मजीद इसे गलत फहमी का हुआ नहीं देख सकता था। खसर वेट, तुम बैठो। इसने खसर को रोक कर रूह को बैठने का इशारा किया। वो आंखों से आंसू साफ करती मुस्कुराते हुए बैठी। तुमने कुछ खाया? उसे आराम से रूह को मुखातिब किया पूछा। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस सफ़र से काफ़ी घबराई हुई थी, और अगर अब वो इसे ये कहता कि वो इसका शौहर नहीं बल्कि एक डॉन है, वो तो गलत पते पर पहुंची है, तो वो मज़ीद और घबरा सकती थी। इसीलिए वो इसे तहमिल से इससे बात कर रहा था। अकबर से कहो खाने के लिए कुछ ले आए। तुम आराम से खाना खाओ और फिर बात करते हैं, इसने नरमी से रूह को कहा और खसर को लेकर बाहर निकल गया। ये निकाह नामा लो और पता करो इस लड़की का शौहर कहाँ है। इस तरह से करता क्या है कोई? ऐसे कैसे अकेले भेज दिया लड़की को? हाँ, बेचारी कितनी डरी हुई है। वो डेविल की वजह से इससे सख्ती से बात कर रहा था, अब तो नॉर्मल हो गया क्योंकि डेविल खुद इससे इतनी नरमी से बात कर रहा था। तो वो क्या पागल था? इतनी मासूम लड़की से इतनी सख्ती से पेश आता। मैं पता करवाता हूँ इसके शौहर का, तब तक हम इस लड़की को नहीं बताएंगे कि वो अनजान लोगों के पास है। और लैला से भी कहो कि नॉर्मल इंसानों की तरह इसके करीब रहें। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसी ही हो। इस बार डेविल के लहजे में कुछ और था। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। खसर को ये बात कहते हुए हमेशा ही शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो भी क्या करता। डेविल हमेशा आधी बात छोड़ देता था। ज़रूरी नहीं है कि मासूम चेहरों के पीछे लोग भी मासूम हो। ये हमारी किसी दुश्मन की भी चाल हो सकती है। लैला से कहना अकरम आ जाए तो फाइन लेकर जेल चली जाए। इसने खसर का कंधा थपथपाता और बाहर निकल गया।
हाँ, सो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।